बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 26 है और आपका टॉपिक है रेस्पिरेटरी चेन, जिसको आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। और ये चौथा स्टेप है किसका? एरोबिक रेस्पिरेशन का। एरोबिक रेस्पिरेशन का चौथा स्टेप रेस्पिरेटरी चेन है। पहले में ग्लाइकोलाइसिस हुई थी, उसके बाद पेरोविक एसिड ऑक्सीडेशन हुई थी, फिर क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल था, और चौथा जो स्टेप है वो रेस्पिरेटरी चेन है। अब आप देखें कि कुछ बातें जो आपने सीखी हैं कि इन क्रेब्स साइकिल NADH एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड। कि क्रेब्स साइकिल में क्या क्या चीज़ें बनती हैं? NADH बना था और हाइड्रोजन आयंस बने थे। दे आर प्रोड्यूस्ड। कहाँ से बने थे? NAD से बने थे। कि इन द क्रेब्स साइकिल NADH एंड हाइड्रोजन आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम NAD। कि क्रेब्स साइकिल में NAD से NADH और हाइड्रोजन आयन बनते हैं। NADH then transfer the hydrogen atom to the respiratory chain। अब ये NADH जो है ये क्या ट्रांसफर कर देता है? हाइड्रोजन एटम को ट्रांसफर कर देता है। किसको? रेस्पिरेटरी चेन को, जिसको आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हो। और इस रेस्पिरेटरी चेन में या इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है? वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड इन ए सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप्स। कि इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इस रेस्पिरेटरी चेन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टेप से गुजारा जाता है, और वो गुजरते गुजरते एंड पे जाके क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं अल्टीमेटली विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और क्या बना देते हैं? वाटर बना देते हैं। हम देख लेते हैं सबसे पहले डायग्राम किसकी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। ये देखें, ये यहाँ लिखा हुआ है लो और यहाँ लिखा हुआ है हाई, और ये क्या है? ये लिखा हुआ है रिलेटिव एनर्जी लेवल। अगर हम नीचे होंगे तो एनर्जी लेवल क्या होगा? लो। अगर हम ऊपर जाएंगे तो एनर्जी लेवल क्या होगा? हाई होगा। ये एक बच्चों, ये एक रेस्पिरेटरी चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जिसके अंदर NADH और हाइड्रोजन आयन इस्तेमाल होते हैं स्टार्ट में। NADH को ऑक्सीडाइज कर देता है कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q को ऑक्सीडाइज कर देता है साइटोक्रोम B। साइटोक्रोम B को ऑक्सीडाइज करता है साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज करता है साइटोक्रोम A। साइटोक्रोम A को ऑक्सीडाइज करता है साइटोक्रोम A3। और उसके बाद साइटोक्रोम A3 जब बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नीचे दे देता है तो इलेक्ट्रॉन किससे मिल जाते हैं? ऑक्सीजन से मिल जाते हैं, हाइड्रोजन भी मिल जाती है, और क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। हमने इसी चीज़ को देखना है, हमने इसी चीज़ को देखना है और कवर करना है। तो दोबारा देख लें कि हमने क्रेब साइकिल में देखा था कि वहाँ पे NADH और हाइड्रोजन आयंस बनते हैं NAD से। ये बात क्लियर की कि इन द क्रेब्स साइकिल, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इन द क्रेब साइकिल NADH एंड हाइड्रोजन आयन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम NAD। NADH then transfer the hydrogen atom to the respiratory chain, also called electron transport system। कि NADH अपने हाइड्रोजन एटम किसको दे देगा? रेस्पिरेटरी चेन को दे देगा, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को दे देगा, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दे देगा। अब उस रेस्पिरेटरी चेन में क्या होगा? वेयर इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसपोर्टेड इन ए सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप टू रिएक्ट अल्टीमेटली विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये देखें, NADH क्या दे देता है? NADH जो है वो हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन एटम रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। वो इलेक्ट्रॉन किससे गुजरते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टेप से गुजरते हैं। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उसकी रिडक्शन हो जाएगी, और जब उससे निकलेंगे तो फिर उसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। तो एक दफ़ा रिडक्शन होगी, फिर ऑक्सीडेशन होगी,
तो वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरते हैं और मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टेप में हिस्सा लेते हैं और एंड पे चले जाते हैं, चलते चलते एंड पे जाके वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और अल्टीमेटली क्या बना देते हैं, पानी बना देते हैं। अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन किससे मिलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से मिलते हैं, हाइड्रोजन आयन से मिलते हैं और क्या बना देते हैं, पानी बना देते हैं। The oxidation reduction substances which take part in the respiratory chain are के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाले जो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होते हैं वो मदरजा झेल हैं, 3 होते हैं। एक कोएंजाइम कॉल्ड कोएंजाइम क्यू, पहला एक कोएंजाइम होता है उसको कोएंजाइम क्यू कहते हैं। ए सीरीज ऑफ साइटोक्रोम एंजाइम बी सी A3 और तीसरे नंबर पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाली चीज़ क्या होती है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो आपसे पूछा जाएगा कि रेस्पिरेटरी चेन में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाले सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, आप कहेंगे एक कोएंजाइम होता है जिसको कोएंजाइम क्यू कहते हैं। इसके अलावा सीरीज ऑफ साइटोक्रोम एंजाइम्स होते हैं, उसमें से साइटोक्रोम BCAA3 आता है और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी होती है। ये 3 सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाते हैं। इधर देख लें डायग्राम से कि एक हो गया कोएंजाइम क्यू हो गया, एक कोएंजाइम क्यू हो गया, इसके अलावा साइटोक्रोम हो गए, क्या हो गए, साइटोक्रोम्स हो गए। दूसरे नंबर पे साइटोक्रोम्स हो गए और साइटोक्रोम कितने होते हैं, साइटोक्रोम बच्चों 3 होते हैं, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। सो तीसरी चीज़ क्या है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। सो ये 3 चीज़ें होती हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, साइटोक्रोम BCAA3 और कोएंजाइम क्यू जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाले क्या होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं। अब साइटोक्रोम के बारे में, साइटोक्रोम्स क्या होते हैं, साइटोक्रोम्स आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट्स। साइटोक्रोम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट होते हैं कंटेनिंग हीम ऑफ related prosthetic group that undergo valency changes of iron atom। कि साइटोक्रोम क्या है, साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट है। ये देख लें, ये मैंने लिखा साइटोक्रोम्स लिखे। अब ये साइटोक्रोम्स क्या है, BCAA3, ये क्या है बच्चों, साइटोक्रोम ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट है, यानी कि ये कोएंजाइम क्यू से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और उन इलेक्ट्रॉन को किसको दे देते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को दे देते हैं। सो दरमियान में ये मौजूद है, लिहाजा साइटोक्रोम को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट कहते हैं। और इनके अंदर इनकी स्ट्रक्चर देखें तो इनके अंदर हीम ग्रुप पाया जाता है। कौन सा ग्रुप, हीम ग्रुप पाया जाता है। सो दे कंटेन हीम ऑफ द रिलेटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि जो को फैक्टर इनमें पाया जाता है उस को फैक्टर को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, क्योंकि वो इनके साथ मजबूती से जुड़ा होता है और वो किस पर मुश्तमिल होता है, हीम पर मुश्तमिल होता है। सो दे कंटेन हीम ऑफ रिलेटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप दैट अंडरगो वैलेंसी चेंजेस ऑफ आयरन एटम। और इस हीम ग्रुप के अंदर आयरन की जो वैलेंसी है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, कभी +2, कभी +3, कभी फेरस आयन, कभी फेरिक आयन हो सकती है। अब हीम इज द सेम आयरन कंटेनिंग ग्रुप, हीम वही आयरन कंटेनिंग ग्रुप है दैट इज ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इन द हीमोग्लोबिन। आपको पता है हीमोग्लोबिन में भी हीम पाया जाता है, तो इधर साइटोक्रोम में भी हीम है। तो हीम, ये जो साइटोक्रोम में पाई जाती है ये हीम वही है जो हीमोग्लोबिन के अंदर किसको ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट या ऑक्सीजन को कैरी करती है। सो हीम इज द सेम आयरन कंटेनिंग ग्रुप, हीम वही आयरन कंटेनिंग ग्रुप है दैट इज ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इन द हीमोग्लोबिन। द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द रेस्पिरेटरी चेन अपीयर एज टू बी फॉलोज। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होता है। देख लिया आपने बच्चों, देख लिया है कि सबसे पहले NADH को ऑक्सीडाइज करेगा कौन, मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी जल्दी, फिर उधर से कवर हो जाएगा कि NADH को ऑक्सीडाइज कौन करता है, कोएंजाइम क्यू करता है। और जब NADH की ऑक्सीडेशन होती है जो कोएंजाइम क्यू करता है, यानी कि NADH के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, कोएंजाइम क्यू ले लेगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकले तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इसकी अपनी रिडक्शन हो जाएगी। याद रखना जब NADH की रिडक्शन होती है
जब NaDH की ऑक्सीडेशन होती है तो क्या होता है, एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी क्या करती है, ADP के साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट को मिला देती है, जिसके नतीजे में क्या बनता है, ATP बनता है। तो याद रखिएगा, जब कोएंजाइम Q NaDH की ऑक्सीडेशन कराएगा तो क्या बनेगा, ATP बनेगा। फिर कोएंजाइम Q की ऑक्सीडेशन कौन कराता है, साइटोक्रोम B कराता है। और साइटोक्रोम जब B ऑक्सीडेशन करा देता है कोएंजाइम Q की, तो उस दौरान FAD से FADH, फिर क्या होता है बच्चों, FADH2 भी आता है, FADH2 भी आता है और वो क्या करता है, वो FAD में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, कोएंजाइम Q को देता है। फिर साइटोक्रोम B की ऑक्सीडेशन कौन करता है, साइटोक्रोम C करता है। साइटोक्रोम C कहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। जब इसके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन और इसकी रिडक्शन। जब साइटोक्रोम B की ऑक्सीडेशन होती है तो इस दरमियान भी क्या बनता है, एक और ATP बनता है। इसी तरह फिर साइटोक्रोम C की ऑक्सीडेशन कौन करेगा, साइटोक्रोम A, और साइटोक्रोम A की ऑक्सीडेशन कौन करेगा, साइटोक्रोम A3। तो इनको आप साइटोक्रोम A कॉम्प्लेक्स भी बोलते हो। चूंकि साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, तो आप इनको एक नाम देते हो साइटोक्रोम A कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम A कॉम्प्लेक्स। और इसमें कौन कौन शामिल है, एक A खुद शामिल है और एक A3 शामिल है। अब साइटोक्रोम A3 के एंड पे कौन ऑक्सीडेशन करा देगा, ऑक्सीजन कहेगा आप इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, और फिर वो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। तो ये आपने ओवरऑल चीज़ें देखी हैं। अब आपने समझना है इसको इधर से कि NaDH इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कोएंजाइम Q, कि जो NaDH है उसकी ऑक्सीडेशन कौन करता है, कोएंजाइम Q करता है। दिस ऑक्सीडेशन यील्ड एनफ फ्री एनर्जी, इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में काफ़ी सारी फ्री एनर्जी बनती है। देयर परमिट द सिंथेसिस ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ATP, जिससे ATP का मॉलिक्यूल बनता है फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट। ये तीन लाइनें आपने कवर की। इधर देख लें इस दफा डायग्राम से कि जो NaDH है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कोएंजाइम Q, एंड दिस ऑक्सीडेशन, NaDH की ऑक्सीडेशन कोएंजाइम Q करता है, एंड दिस ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस एनफ फ्री एनर्जी, इससे काफी सारी फ्री एनर्जी निकलती है, दैट अलाउ द सिंथेसिस ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट। अब कोएंजाइम Q is in return oxidized by cytochrome B, and cytochrome B is in return oxidized by cytochrome C. This step also yield enough free energy to permit the synthesis of a molecule of ATP from ADP and inorganic phosphate। यहाँ तक आपने कवर कर लिया। उधर से भी रीड कर लेते हैं कि कोएंजाइम Q is in turn oxidized by cytochrome B, कि कोएंजाइम Q की ऑक्सीडेशन कौन करेगा, साइटोक्रोम B करेगा, which is then oxidized by cytochrome C, उसको फिर ऑक्सीडाइज कौन कर देगा, साइटोक्रोम C। कोएंजाइम Q को ऑक्सीडाइज कौन करेगा, साइटोक्रोम B, और साइटोक्रोम B को ऑक्सीडाइज कौन करेगा, साइटोक्रोम C। दिस B और C के दरमियान की बात हो रही है कि जब साइटोक्रोम Q को किसने ऑक्सीडाइज किया, B ने, B को किसने कर दिया, C ने। जब B को साइटोक्रोम C ने ऑक्सीडाइज कर दिया तो दिस स्टेप आल्सो यील्ड एनफ एनर्जी टू परमिट सिंथेसिस ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो इस स्टेप पे भी क्या बनता है, ATP बनता है। ये देख लें कि जब साइटोक्रोम C साइटोक्रोम B को ऑक्सीडाइज करता है तो इस स्टेप पे भी ATP पैदा होता है, जबकि डायग्राम में इसको मेंशन नहीं किया गया कि FADH2 आएगा, वो भी अपने हाइड्रोजन एटम या इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कोएंजाइम Q को देगा, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FAD में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपने देख लिया कि साइटोक्रोम C तक इलेक्ट्रॉन पहुँच चुके हैं। आगे चलें। Cytochrome C then reduces a complex of two enzymes called cytochrome A and A3. For convenience, complex is referred to as cytochrome A. अब उसने कहा कि जो साइटोक्रोम C then reduces, अब समझना है, अब कह रहा है कि साइटोक्रोम C है वो रिड्यूस करेगा। अगर ऊपर से बात करोगे तो ऊपर वाले नीचे वालों को रिड्यूस करेंगे, अगर नीचे वालों की बात करेंगे तो नीचे वाले ऊपर वालों को
ऑक्सीडाइज करेंगे बेटा, याद रखिएगा। अब साइटोक्रोम सी क्या करेगा, रिड्यूसेस ए कम्प्लेक्स ऑफ 2 एंजाइम, कि अब साइटोक्रोम सी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा एक कम्प्लेक्स को जिसके अंदर कितने एंजाइम है, 2 एंजाइम है, एक साइटोक्रोम ए एंजाइम है और एक साइटोक्रोम A3 एंजाइम है। फॉर कन्वीनियंस द कॉम्प्लेक्स इज टू रेफर्ड एज साइटोक्रोम A कॉम्प्लेक्स। अपनी आसानी के लिए हम इनको बोल देते हैं साइटोक्रोम A कॉम्प्लेक्स, ठीक है। या आप इस तरह भी कह सकते हो कि साइटोक्रोम A कॉम्प्लेक्स या साइटोक्रोम A क्या करता है, साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज करता है। नीचे वाले ऊपर वालों को क्या करते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो नीचे वाले उनको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, और ऊपर वाला इनको क्या कर देता है, रिड्यूस करता है। सो साइटोक्रोम C एक कॉम्प्लेक्स को जिसके अंदर 2 एंजाइम A और A3 होते हैं, जिनको आसानी के लिए कन्वीनियंटली हम क्या कहते हैं, साइटोक्रोम A कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम C साइटोक्रोम A कॉम्प्लेक्स को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। साइटोक्रोम A इज oxidized by an atom of oxygen and electrons arrive at the bottom end of the respiratory chain। अब साइटोक्रोम A को कौन ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीडाइज करेगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएंगे, बिल्कुल एंड पे पहुँच जाएंगे रेस्पिरेटरी चेन के। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस। इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है एंड द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर है। तो 2 MCQs बने, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस इज ऑक्सीजन एंड द फाइनल एक्सेप्टर। देखिए इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया, फिर इसने किया, फिर इसने किया, इसने किया, सबसे फाइनल एक्सेप्टर क्या है, सबसे आखिर में इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट किया, ऑक्सीजन ने। सो ऑक्सीजन इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस। ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड। तो जब इन इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने क्या किया, रिसीव किया, हाइड्रोजन भी मिल गई, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देते हैं, वाटर का एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। इन एडिशन दिस फाइनल स्टेप और ऑक्सीडेशन प्रोवाइड एनफ एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो यहाँ तीसरी दफ़ा क्या बनेगा, ATP बनेगा। ये देखें, जब आप बिल्कुल एंड पे पहुँचते हो तो आपने एंड पे भी ATP बनाना है। 3 जगहों पे बेटा इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपने ATP बनाना है। एक बिल्कुल एंड पे जाके बनाना है, तो आखिरी स्टेप जो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बॉटम पे पहुंच जाते हैं और ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, हाइड्रोजन भी मिलती है और पानी का मॉलिक्यूल बनता है। यहीं पे क्या होता है, एनर्जी खारिज होती है। वो एनर्जी क्या करती है, ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट को मिला देती है, जिससे क्या बन जाता है, ATP बन जाता है। तो याद रखना, एक बॉटम पे ATP बनता है और एक साइटोक्रोम B और C के दरमियान ATP बनता है, और एक NADH शुरू में क्या बना देता है, ATP बनाता है। तो एक ATP इधर बनेगा, एक B और C के दरमियान ATP बनेगा और एक ATP बिल्कुल नीचे बनेगा। सो बेटा ये आज आपका टॉपिक था, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और रेस्पिरेटरी चेन। अल्लाह हाफिज़।